Hello everyone, welcome to Open Sky Public School, Kanti, Muzaffarpur. Here I am Shimanshu Kumar, pursuing my BTech in Computer Science and Engineering and now a Faculty of Physics in Pathshala IIT JEE Muzaffarpur. Hello everyone and welcome to this video. Today we are going to discuss the fourth lecture of the chapter Force and Pressure. Right, so in the previous lecture we all had read about the introduction to force, properties of force, effects of force, contact and non-contact forces and examples of contact and non-contact forces, right? And I swear that you all had made a perfect notes of all these lectures that we had discussed in the previous one. ठीक है, तो सब लोगों ने इसका नोट्स बना लिया होगा प्रीवियस लेक्चर्स को देख के. जिन्होंने नहीं बनाया वो तुरंत प्रीवियस लेक्चर्स देखें और सारा नोट्स बना के फिर इस लेक्चर को देखें. राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक प्रेशर. तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, अपथ्रस्ट और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर. राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव सम रिवीजन. तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने पहले देखा था मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, जहां पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि मस्कुलर फोर्स जहां लग रहा होगा वहां पे दो बॉडी का कांटेक्ट आवश्यक है, मतलब बिना कांटेक्ट के हम मस्कुलर फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते. उसी तरह हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी देखा था कि फ्रिक्शनल फोर्स वहां लगता है जब कोई दो बॉडी के सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, और ये फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लगता है जिसके अपोजिट में मोशन हो रहा होता है. यानी कि मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स. अच्छा भाई, दूसरा कंडीशन क्या था कि फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा जब सरफेस कैसा हो? रफ. याद है ना सब कुछ, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे. सो द नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है जो अर्थ के सेंटर से लगता है हर एक वो बॉडी पे जो अर्थ पे मौजूद हो या फिर अर्थ के आसपास हो. राइट, यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण बहुत सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं. राइट, वो तो कांटेक्ट में नहीं होते. जितने भी सैटेलाइट्स है, आइदर मून हो गया, तो मून क्या सैटेलाइट है. ठीक है, तो वो तो कांटेक्ट में नहीं है अर्थ के, लेकिन फिर भी उसके आसपास चक्कर काट रहा है, यानी रिवॉल्यूशन कर रहा है वो उसके आसपास. क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे, सारा जो भी यूनिवर्स का जितना ऑब्जेक्ट है सब पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है अपने सेंटर की ओर. यानी अर्थ सेंटर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और उसी फोर्स के कारण जो बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं. राइट, समझ में आ गया. फिर उन्होंने क्या देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी कांटेक्ट का कोई जरूरत नहीं था, यानी कि दो चार्ज बॉडी अगर आसपास रखे हैं तो उन दोनों पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा जिसमें आइदर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रहा होगा. द सेम वाज इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. यानी मैग्नेटिक फोर्स में दो मैग्नेट अगर आसपास रखा है तो उन दोनों में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स लगेगा और दोनों में कोई कॉन्टैक्ट का जरूरत नहीं है. समझ में आ गया. सो मूविंग फॉरवर्ड देयर आर सम पिक्चर्स. ठीक है, हम इसका नेमिंग कर देते हैं. पहला है 1, ये है 2, ये है 3. तो मैंने नेमिंग कर दिया है. ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि ये सारे पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर कांटेक्ट फोर्स और कौन सा पिक्चर नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल दिखा रहा है वो तुमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. राइट, कमेंट सेक्शन में जाके तुरंत कमेंट करो कि पिक्चर नंबर 1 किसका है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट फोर्स का, एंड एज सेम एज ऑल द 6 पिक्चर्स. समझ में आ गया. सो मूविंग फॉरवर्ड, ओके, द नेक्स्ट इज प्रेशर. यप, सो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कहां से? प्रेशर से. तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोल रहा? सो इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. अच्छा भाई, यानी कि जो स्पेसिफिक एरिया है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए अगर बात करें तो उस स्पेसिफिक एरिया पे हम जितना फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे उसी का रेशियो में वो क्या देगा? प्रेशर. क्या देगा? प्रेशर. या फिर हम लोग सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. यानी कि एक यूनिट एरिया में, ध्यान रखना, कितना में? एक यूनिट एरिया में जो फोर्स अपन अप्लाई कर रहे होंगे उसका रेशियो क्या कहेगा? प्रेशर कहलाएगा. ठीक है, प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता? सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, प्रेशर क्या होता? प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया. तो हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट का कहने का मतलब क्या कि एरिया हम किसके बराबर कर दें? 1 के बराबर. तो एक यूनिट एरिया में अपन जितना फोर्स लगाएंगे ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्रेशर के इक्वल. क्योंकि एरिया नीचे कितना है? 1 है, तो F/1 कितना हो जाएगा? F. तो एक यूनिट एरिया में जितना अपन फोर्स लगाएंगे वही फोर्स क्या कहलाएगा? उस एरिया पे लगने वाला प्रेशर. राइट, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, क्या? इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ऑन एन एरिया. यानी कि किसी एरिया पे लगने वाला फोर्स का जो इंटेंसिटी होगा, मतलब नंबर ऑफ फोर्स, यानी कितना हम फोर्स लगा रहे हैं, वो जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी ऑफ फोर्स, वह उसी का रेशियो क्या देगा हमको?
प्रेशर, यानी कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लो कि किसी एरिया पे कोई एरिया दिया हुआ है हमको 5 मीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ 5 मीटर स्क्वायर, उस पे अपन 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं। याद है सबको फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, समझ में आ रहा। तो 5 मीटर पे मान लो कि जो मेरा स्क्रीन है ये स्क्रीन 5 मीटर स्क्वायर है, मान लो कितना स्क्वायर है, 5 मीटर स्क्वायर। इस 5 मीटर स्क्वायर में अपन 10 न्यूटन का यह एक पंच मारे, ठीक है, तो एक पंच दिया कितना का, 10 न्यूटन का, मैग्नीट्यूड कितना था, 10 न्यूटन। तो इस 5 मीटर स्क्वायर पे जो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फोर्स इस एरिया पे कितना प्रेशर देगा, तो ये फोर्स इस एरिया पे 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर देगा। बात समझ में आ रहा सबको, पक्का, ठीक है। अब देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। प्रेशर को हम लोग किस में नापते हैं, पास्कल में। जैसे फोर्स को किस में नापते थे, न्यूटन में, वैसे ही प्रेशर को किस में नापते हैं, पास्कल में। समझ में आ रहा है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि किसी एरिया पे लगने वाला फोर्स का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर, ठीक है। यानी स्पेसिफिक एरिया पे जितना फोर्स लग रहा होगा उस दोनों का रेशियो हमको क्या दे देगा, उस जगह पे लगने वाला प्रेशर। यहाँ पे दिख रहा सबको, ये क्या है, ये एक शीट है, शीट का कुछ एरिया ए मान लिए अपन, ठीक है। इस ए एरिया पे जो भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे तो यही F बाई ए क्या दे देगा हमको, इस शीट पे लगने वाला प्रेशर दे देगा। सबको समझ में आ रहा है, पक्का। एक बार फिर से देख लो कि किसी एरिया पे जो फोर्स अपन अप्लाई कर रहे होंगे उसी दोनों का जो रेशियो होगा वो हमको क्या देगा, प्रेशर। समझ में आ रहा है, पक्का, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट इज, ये देखो एक फिगर है, इस फिगर में क्या दिखा रहा कि ये जो एरिया है इस एरिया पे क्या लग रहा, एक फोर्स लग रहा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा भाई, ध्यान देने वाला बात क्या है, दैट प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दस प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एरिया। ये क्या बोल रहा कि देख लो यहाँ पे रिलेशन तो दिख रहा है सबको, ये रिलेशन सबको दिख रहा, फोर्स बराबर प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, सबको दिख रहा रिलेशन। अच्छा भाई, अब देखो अगर इधर प्रेशर है, इधर फोर्स अपॉन एरिया है, राइट। अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, फोर्स इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे मान लो कि इधर था प्रेशर, हमको निकालना था, प्रेशर बराबर पहले था मेरा फोर्स, हम एरिया कांस्टेंट कर दिए, एरिया कर दिए हम 2, पहले फोर्स लगाए हम 4 न्यूटन का, तो अब प्रेशर कितना आया, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। मान लो हम फोर्स बढ़ा दिए, फोर्स बढ़ा के 4 से 8 कर दिए, तो अब प्रेशर कितना आएगा, 8/2, यानी कि 4 पास्कल। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, अब दूसरा देख लो, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, राइट। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2, तो प्रेशर कितना आया, 2, ठीक है। मान लो हम इसको ना बढ़ा के, इसको बढ़ा के हम 4/4 कर दें, यानी कि अपन एरिया बढ़ा दिए, राइट। अपन एरिया क्या किए, बढ़ा दिए। दिख रहा सबको, यहाँ पे एरिया बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी एरिया पहले 2 था, अब क्या हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, तो अपन एरिया क्या किए, बढ़ा दिए। तो अब जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, सिर्फ 1 पास्कल, पहले कितना था, 2 पास्कल, राइट। यानी कि अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। क्या वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, यस, प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, दस प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया, यानी कि अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सेम उसका उल्टा कि अगर एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा, पक्का भाई, फिर से देख लो, समझ लो अच्छे से, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए, एप्लीकेशन इसी पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अपन एग्जांपल देने के देख रहा है। एग्जांपल में क्या बोला, व्हेन वी कट एन एप्पल वी नीड टू यूज द शार्प एज of the knife instead of blunt knife because the sharp edge of knife has a small surface area and we need to exert less force with high pressure to cut the apple। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर इस एग्जांपल को समझे तो ये यह कहना चाह रहा है कि किसी भी चीज को काटने के लिए, ठीक है, जैसे घर में तुम्हारे नाइफ होता, राइट, और नाइफ का एक पार्ट क्या होता, शार्प होता, और एक पार्ट क्या होता, ब्लंट होता, यानी, ठीक है। तो जब तुम कुछ काटते हो तो किस तरफ से काटते हो, जैसे शार्प हो, क्यों, क्योंकि तुमको प्रेशर ज्यादा लगाना है, ज्यादा प्रेशर लगेगा तभी तो वो एप्पल कट पाएगा ना। समझ में आ रहा, तो चूंकि जिधर से शार्प है उस जगह से एरिया बहुत कम लगेगा काटने के लिए, ठीक है। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, इसलिए क्या करते हैं, हम शार्प तरफ से काटते हैं ताकि एरिया कम लगे और प्रेशर ज्यादा लग के ये चीज तुरंत कट जाए,
ठीक है। इसलिए क्या होता है कि अगर तुम्हारा चाकू ब्लंट रहता है, इफ योर नाइफ इज ब्लंट, देन यू नीड अ लॉट ऑफ फोर्स टू कट एन एप्पल इंस्टीड ऑफ हैविंग अ शार्प एज, राइट। कि अगर तुम्हारे नाइफ का एज शार्प है तो तुमको बहुत कम फोर्स में ही कट जाएगा वो चीज, लेकिन अगर ब्लंट है तो तुमको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम चीज को काटने के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन वी पुट अ नेल इनटू अ वुडन बोर्ड, द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल इज केप्ट एट द फ्रंट, राइट। The pointed end of the nail has a very small surface area and this enables us to apply a greater pressure with the applied force। समझ में आ रहा। तो जो कील अपने घर में सब देखे हो ना, तो कील क्या होता है, कील का एक तरफ जो कांटी होता है उस कांटी का एक एंड बहुत शार्प होता है, राइट, यानी बहुत पतला होता है। और जब हम उस कील को किसी वुडन ब्लॉक में हैमर कर रहे होते हैं तो जो पॉइंटेड एंड होता है उस पॉइंटेड एंड को अपन वुड की तरफ रख के फिर ऊपर से हैमरिंग करते। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटेड एंड है उसके पास एरिया बहुत कम है, तो चूंकि कम एरिया है तो मेरे कम फोर्स से ही उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्मॉलर विल बी द एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर, यानी कि बहुत कम एरिया में ही कम फोर्स ला के हम प्रेशर ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी कोई किसी कील को हमको वुडन ब्लॉक में ठोकना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पॉइंटेड एरिया की तरफ रख के फिर पीछे से हैमर करते हैं ताकि तुरंत वो कील उसमें चुभ जाए। समझ में आ गया। फिर देखो नेक्स्ट एक कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे। जिससे पहले देखो इसमें क्या हो रहा, एक लेडी स्नो पे चल रही है, यहाँ स्नो है, ठीक है, एक लेडी स्नो पे चल रही है, राइट। तो अगर ये पेंसिल हील के बदला ये ब्लंटेड हील है, ठीक है, अगर ये पेंसिल हील पहन के चल रही होती तो क्या होता, पेंसिल हील जो होता है उसका एरिया बहुत कम होता है, एरिया बहुत कम होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो तुरंत क्या होगा, ये जो पॉइंटेड हील का जो बैक हील होता है वो तुरंत क्या हो जाएगा, स्नो के अंदर चला जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ब्लंटेड हील वाला चप्पल पहन के फिर स्नो पे चलते हैं ताकि प्रेशर कम लगे और आसानी से हम चल पाए। समझ में आ रहा बात पक्का। अच्छा ये चीज देखो, ये तो रोज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये पाइप, ठीक है, यानी अगर हम किसी पाइप को जेंटली हाथ में पकड़े तो उस समय जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा होता, राइट। लेकिन जब हम ओपन एंड को अपने हाथ से थोड़ा ढक देते, यानी कि जो पूरा पहले एरिया इतना था, अपन क्या किया उसको दबा के एरिया कम कर दिए, तो अब जो पानी निकल रहा होगा उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द ओपन एंड। ओपन एंड में प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है, ओपन एंड में प्रेशर बहुत कम होगा। जबकि अगर हम उसको थोड़ा दबा दे, उसके इनिशियल एरिया से उसका एरिया घटा दे तो प्रेशर अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने उसको दबाया तो पहले एरिया इतना था, दबाने के बाद एरिया बहुत कम हो गया, तो कम एरिया जब होगा तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस केस। समझ में आ गया। द सेम इज हियर। इसमें क्या हो रहा कि ये देखो, ये एक कील है, मान लो ये कील ही है, ठीक है, कील तो नहीं है, लेकिन इसका देखो ये जो एरिया है जिधर से हमको इसको ठोकना है, राइट, वो एरिया क्या है, ब्लंट है। ये एरिया क्या है, ब्लंट है, यानी शार्प नहीं है। तो इधर से जब हैमरिंग करेंगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू हैमर इट, राइट। तो इसको अंदर ठोकने के लिए क्या होगा, मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दिस केसेस में। क्या हो रहा, ये जो एरिया था ये क्या था, पॉइंटेड था, क्या था, पॉइंटेड, यानी कि शार्प था, ठीक है। तो शार्प होने के कारण क्या हुआ, बहुत कम फोर्स में, फोर्स अगर कम लगाएंगे फिर भी प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि एरिया कैसा है, कम है। समझ में आ रहा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। और इस वाले केस में क्या हो रहा कि इसमें एरिया बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ही कम लगेगा। समझ में आ रहा पक्का, सबको समझ में आ रहा है ये चीज कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर बहुत ही कम होगा। अच्छा भाई ये चीज देखो, नाइफ वाला केस है, जैसे हम लोग डिस्कस किए, इधर देखो ये क्या है, ये एक शार्प एज है, राइट, और ऊपर वाला क्या है, ब्लंट है। तो शार्प की तरफ से अगर तुम काटोगे तो कोई भी चीज तुरंत कट जाएगा। क्यों? क्योंकि शार्प एज की तरफ से अगर तुम देखोगे तो एरिया बहुत ही कम होता है, बहुत पतला रहता है, तो प्रेशर उस पर ज्यादा लगेगा और सामान तुरंत ही कट जाएगा। समझ में आ रहा, ये प्रेशर एरिया का क्या खेल है, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर ले कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा और एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर बहुत ही कम लगेगा। समझ में आ गया। सो मूविंग फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रेशर इन फ्लूइड्स, राइट। तो इसमें क्या बोला है, एवरी फ्लूइड्स लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा भाई इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंटेनर में, राइट, अगर किसी कंटेनर में लिक्विड या गैस भरा हो तो उस लिक्विड या गैस के कारण जो कंटेनर्स के वॉल होंगे उस वॉल पे इक्वल प्रेशर लगेगा हर तरफ। बात समझ में आ रहा, मतलब कि उस लिक्विड के कारण, उस फ्लूइड के कारण कंटेनर के वॉल पे इक्वल प्रेशर लग रहा होगा। समझ में आ रहा बात
कि अगर किसी कंटेनर में, किसी भी कंटेनर में तुम लिक्विड रखो या फिर कोई भी फ्लूइड रखो, तो वो फ्लूइड उस कंटेनर्स के सारे वॉल पे इक्वल फोर्स लगा रहा होगा सारे डायरेक्शंस में। समझ में आ रहा? पक्का? पक्का भाई? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला? अच्छा ये चीज देखो, फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में होता है प्रेशर इंक्रीजेज इंक्रीजिंग द डेप्थ। ठीक है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर देखो पूरा पानी भरा हुआ, यहां तक इस लेवल तक पूरा पानी भरा हुआ, तो इस लेवल से अपन जितना नीचे जाएंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, जितना डेप्थ अपना इंक्रीज करेंगे, मेरे ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाएगा। कौन? ये लिक्विड। समझ में आ रहा? अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 होल्स है, 1 2 3, राइट। तीनों का डेप्थ अलग अलग है। मान लो एक ऊपर से 2 मीटर पे है, फिर दूसरा 4 मीटर पे है, फिर तीसरा यहाँ है, तीसरा फिर 8 मीटर पे है। समझ में आ रहा? तो तीनों का डेप्थ अलग अलग है। पक्का? अच्छा ये देखो, यहाँ पे क्या है, ऊपर से इसका डेप्थ बहुत ही कम है, इसलिए इस पे प्रेशर बहुत कम लग रहा, प्रेशर बहुत ही कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से नीचे आके गिर गया, इसका डिस्टेंस बहुत ही कम कवर हो रहा। ठीक है, तो जितना डेप्थ नीचे जाएंगे, अच्छा सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या हो रहा कि ये थोड़ा सा नीचे है उसके, यानी कि डेप्थ बढ़ गया। जैसे ही डेप्थ बढ़ा तो इसका प्रेशर बढ़ गया, किससे? 2 से, राइट। और नीचे गए तो 8 मीटर पे गए तो ये सबसे नीचे है, तो यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, यानी 1 और 2 सबसे ज्यादा होगा, राइट। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं किसी लिक्विड के, किसी लिक्विड कंटेनर के, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो वैसे वैसे प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, यानी कि जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा? पक्का? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिख रहा, इसमें क्या हो रहा, पहले वाटर का लेवल यहाँ तक था। ठीक है, जब वाटर का लेवल यहाँ था तो जो नीचे बलून लगा हुआ था वो ज्यादा नहीं फूला। क्यों? क्योंकि इसका डेप्थ देखो, वाटर का डेप्थ कितना है? बहुत कम है। लेकिन अगर हम वाटर लेवल इंक्रीज कर दें तो अब डेप्थ क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे ही डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर ज्यादा प्रेशर लगेगा और ये बलून पहले से ज्यादा ब्लो अप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? पक्का भाई? यानी कि वाटर का लेवल जितना ज्यादा होगा, वाटर का डेप्थ जितना ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा? पक्का? और जो वाटर होता है, कोई भी लिक्विड हो या फिर फ्लूइड हो, वो रखे गए कंटेनर के हर एक डायरेक्शन में, हर एक वॉल पे इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। समझ में आ गया? सो द नेक्स्ट इज अपथ्रस्ट। अच्छा भाई, अपथ्रस्ट क्या होता? The upward force that a liquid or gas exerts on a body floating in it is called upthrust or buoyant force। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये एक अपवर्ड फोर्स है, राइट। ये क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है जो हर एक लिक्विड या फिर गैस, मान लो उसको फ्लूइड, हर एक फ्लूइड एक्सर्ट करता है जब कोई बॉडी उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता। समझ में आ गया? यानी कि जो बोट, कोई भी बोट या सबमरीन मान लो, तो कोई बोट या सबमरीन अगर किसी पानी के ऊपर, नदी या समुद्र के ऊपर तैर रहा होता है, तो वो समुद्र क्या करता है? उस बोट के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो उसके ऊपर फ्लोट कर सके। बात समझ में आ रहा? पक्का? पक्का सबको समझ में आ रहा कि जो सबमरीन होगा या फिर कोई भी जो बोट ऊपर तैरते रहता है, वो किसके कारण तैरता है? क्योंकि वो जो वाटर होता है, जो फ्लूइड होता है, वो उसके ऊपर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगाता है, जिसके कारण वो नीचे डूबता नहीं है। बात समझ में आ रहा? पक्का? इसमें वही कह रहा, इसमें क्या कह रहा, देखो यहाँ पे ये वुडन ब्लॉक है, ये इसमें फ्लोट कर रहा, तो वुडन ब्लॉक क्या होगा, तो ये वाटर क्या करेगा, इस वुडन ब्लॉक पे एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड ऑन द बॉडी ऑफ विच इट इज फ्लोटिंग। तो कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड पे फ्लोट कर रहा होगा तो वो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा? एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता, और फोर्स प्रेशर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रहा? टिल देन, थैंक्स एंड गुड लक।